हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपके सामाजिक अध्ययन विषय के राजन की सीरीज़ के 140 क्वेश्चन करा दिए थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आज मैं आपको इसके आगे के प्रश्नों को कराने जा रही हूँ। 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ समस्याएं चल रही थी इस कारण, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, तो परेशान मत होइएगा। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपका, अकबर ने किन पर्यटक स्थलों का निर्माण कराया था? तो अकबर ने आगरा में आपका लाल किला का निर्माण कराया है, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला, फतेहपुर सीकरी, साथ साथ दीवाने खास का निर्माण भी अकबर ने कराया। एक चीज़ ध्यान रखना, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने भी करवाया हुआ है। तो दोनों आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पक्का नहीं दिया होगा, एक ऑप्शन, और बाकी आप अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो दोनों में से कोई भी लिख देना। इसके बाद पंचमहल, जोधाबाई का महल, इनका निर्माण भी अकबर ने कराया है। साथ साथ फतेहपुर सीकरी में इन्होंने छोटे छोटे इबादत खाने, शिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, नौबत खाना, हवा महल और टोडरमल का महल, हिनर मीनार, इन सभी के निर्माण भी अकबर ने कराए। तो इनमें से आप 5-6 याद कर लेना, आराम से लिख देना उनको। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी को हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगी ये डेट, सन नहीं पता होगी तो सन याद कर लो, 1483 ईस्वी में हुआ है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बाबर के जन्म हो गए या औरंगजेब की मृत्यु या जन्म, तो ये क्वेश्चंस बहुत कम चांस होते हैं इनके आने की। अगर आपको सन नहीं याद हो रही है तो घबराइए मत। जो युद्ध आपके इंपॉर्टेंट है, पानीपत का हो गया, बक्सर का, प्लासी का, खानवा वगैरह, सारे के सारे युद्ध की जो आपकी ईयर है उसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे आएंगे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसको नहीं भी याद करते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत कम चांस है पूछे जाने के, ये नहीं कह रही कि नहीं पूछे जाएंगे, पर बहुत कम चांस है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको डेट नहीं याद हो रही है तो आप एग्जाम में सिर्फ ईयर लिख देना, 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऐसा इतिहास की जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें पहली बात तो डेट कंफर्म नहीं है, और अगर कंफर्म है तो ऐसे क्वेश्चंस वो डालते भी नहीं है। तो आप सीधे सीधे ईयर लिख दीजिएगा, कि ये मत सोचो कि डेट हम बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, सीधे ईयर लिख देना। बाबर ने जो है 4 साल शासन किया है लगभग, और चारों साल वो युद्ध करता रहा था लगातार, 26, 27, 28, 29। 26 में है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद खानवा का युद्ध है 1527 ईस्वी में, किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ये 17 मार्च को हुआ था खानवा का, चंदेरी का 29 जनवरी को हुआ है। और इसके बाद आपका घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, जो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो ये 4 युद्ध थे जो बाबर ने लगातार लड़े हुए हैं 26, 27, 28, 29 में। अगला है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख करो। तो लाहौर, सूरत, खंबात, कालीकट, ये सारे क्या हैं? मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह हैं। मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखो। तो आसानी से लिख सकते हो, ताजमहल मुगल काल का ही बना हुआ है, बहुत फेमस है, और लाल किला भी बहुत फेमस इमारत है, वो भी मुगल काल में ही बनवाई गई थी। मनसबदारी प्रथा व पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो ये दोनों ही जो हैं आपकी वो मुगल काल में ही प्रचलित हुई थी। मनसबदारी अकबर ने चलाई थी मनसबदारी, और पर्दा प्रथा ये भी आपकी मुगल काल की ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। किसके पुत्र थे ये? तो हुमायूं इनके पिता थे, ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र कौन? अकबर। इनका राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठे थे। आपसे कहाँ हुआ था इतना पूछा गया था, तो आपको सिर्फ इतना लिखना था कि अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच में हुई थी। हेमू अलग है, हुमायूं अलग है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता होगा, शायद हुमायूं का ही शॉर्ट फॉर्म हेमू है, ऐसा नहीं है। हेमू अलग, हुमायूं अलग, ठीक है। हुमायूं तो इनके पिता थे अकबर के। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को, 56 नहीं 1576, 56 में तो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556
1556 में। 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और कहाँ पर, सॉरी, कौन से ईयर में हुआ है? तो 1576 ईस्वी में हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। विजयी कौन रहा था इसमें? तो अकबर जो है, अकबर को विजयी रहे थे अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में, देखिए एक क्वेश्चन किसी ने कमेंट में कहा भी था, ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही चित्रकार होगा, वहाँ पर उस काल में बहुत सारे चित्रकार हैं। तो देखो, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध थे वो थे आपके अब्दुसम्मद, मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ये काफ़ी सारे फेमस चित्रकार थे और अलग अलग चित्रकारी करते थे। जैसे होता है ना कि कोई किसी उसमें फेमस है, कोई पक्षियों का या पशुओं की बहुत अच्छी चित्रकारी करता है, सजीव दृश्यों की करता है, कुछ अलग तरीके से, तो बहुत सारे चित्रकार प्रसिद्ध थे। अगला है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये थे आपके बीरबल। इनको ध्यान रखना, जो बीरबल हैं इन्होंने ही, ये हिंदू थे बीरबल, पहले इनका नाम कुछ और था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम, चलो आएगा तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बीरबल ही है जिन्होंने दीन इलाही सबसे पहले मतलब स्वीकार किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया गया था अकबर ने। दीन इलाही की शुरुआत करी थी अकबर ने। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तो तानसेन हो गए, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा, ये सब अकबर के शासनकाल में गायक के रूप में काम करते थे। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल के कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। नेक्स्ट है, वो संवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों का उल्लेख करो। तो देखो, संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, वन, विवाह, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, ये सब आपकी संवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं के जो प्रधान होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। एक चीज़ और बताइएगा कि संवर्ती सूची में टोटल कितने विषय आते हैं? ठीक है, संवर्ती सूची में टोटल कितने विषय आते हैं? संवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। ठीक है, दोनों का सहयोग रहेगा वहाँ पर। अगला है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक चीज़ देखो, ये जब भी ये क्वेश्चन आता है बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर बाबर दे देते हैं। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबरनामा अगर आपसे पूछी जाए किसकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा तो ये बाबर की है। आत्मकथा अगर पूछी जाती है तो आत्मकथा ये बाबर की है। पर जो बाबरनामा है, ये बाबरनामा अनुवाद किया गया है। किसने अनुवाद किया है? तो ये अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया है फारसी में। जो बाबर ने खुद लिखी थी वो थी तुजुके बाबरी, तुर्की भाषा में थी। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको फ़ारसी में अनुवादित किया और उसका नाम रख दिया बाबरनामा। आपको सही उत्तर पता है, अब आप जानते हैं आपको क्या लिखना है। तो बाबरनामा तुजुके बाबरी का, आप इसको डिटेल में थोड़ा लिख सकते हैं कि बाबरनामा तुजुके बाबरी का फ़ारसी अनुवाद है जो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखा गया है। और तुजुके बाबरी आ जाती है तो वो तो आपकी बाबर ने लिखी हुई है। हाँ, यही अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे, क्वेश्चन ये कह दे आपसे कि जो बाबरनामा है वो किसकी आत्मकथा है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, कबूलियत किसे कहा जाता है? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि व उस पर लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना ही कबूलियत कहा जाता है। अपनी भूमि पर और उस पर देने वाला जो लगान या कर होता है उसका विवरण जो लिखित रूप में वो सरकार को देती है वही कहलाता है आपका कबूलियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिएगा। तो कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, साथ साथ उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो दूसरी कंपनियां थी उनमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ रही थी तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, तो हो जाता है ना एक दूसरे के साथ में। फिर युद्ध भी होने लगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, तो धीरे धीरे यही सारी चीज़ें क्या है, फ्रांसीसियों की असफलता का कारण बनने लगी। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच आपके 2 युद्ध हैं। कौन कौन से? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज का या बेलीग्राम का युद्ध।
नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम मुख्य आपके क्या कहते हैं परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं, और साथ साथ आपका रेडियम भी। ठीक है, तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम दोनों तीनों को याद रखना। अगला है घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में, जिसमें विजयी कौन रहा था? बाबर रहा था। बाबर की पुत्री कौन थी और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं, और बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने ही की है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म जो है वो आपका 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ है। इनकी माता का नाम मुमताज़ और पिता का नाम शाहजहां है, और इनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैन के निकट दोहाद लिखा है यहाँ पर। और ये जो दोहाद स्थान है या दाहोद है, जो भी बोल सकते हो, ये गुजरात के राज्य में है। कल मैंने इसको जब सर्च किया तो मुझे पता चला ये गुजरात में है, लेकिन यहाँ उज्जैन दिया है, तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, देख लीजिएगा। आप लोग भी चेक कर लेना, गुजरात है वैसे इसका, जहाँ तक है ज़्यादा जो मुझे मिला वो गुजरात का दोहाद नामक स्थान है। अगला है दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे ये। ठीक है, दीवाने खास दीवाने आम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट के अलग लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। इसमें जो धातुएं हैं वही धात्विक पदार्थ हो गए, जो अधातुएं हैं वो अधात्विक हो जाएंगे। तो देखो, लोहा धातु होती है, तांबा धातु होती है और सोना धातु होती है। तांबा को कॉपर बोलते हैं। ठीक है, और तो देखो बचे हुए कौन? गंधक, अभ्रक, कोयला, ये अधात्विक पदार्थ हो जाएंगे, ये तीनों धात्विक पदार्थ हो जाएंगे। भारत में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये कर्नाटक की कोलार खानों में पाया जाता है। कर्नाटक प्रथम स्थान में है सोने के लिए। बॉक्साइट का उपयोग किसमें करते हैं? तो हवाई जहाज के निर्माण में बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास करना था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका। ठीक है, अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 ईस्वी में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ईयर वाले क्वेश्चंस को याद कर लेना। अगला है शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम बताओ। तो शीतोष्ण प्रदेश में आपके जंगली घोड़े, जंगली भैंसे इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। जंगली भालू वगैरह भी यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हुमायूं की असफलता के 2 कारण, तो देखो हुमायूं के सगे संबंधी ये प्रमुख कारण रहेगा, उसके बाद हुमायूं की कुछ भूल चूक, वो आपकी हुमायूं की असफलता का कारण रहेगी। नेक्स्ट है जहांगीर के द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम। तो मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा और साथ साथ कंधार भी रहेगा। अगला है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो गोलकुंडा, बीजापुर दोनों बहुत फेमस है औरंगजेब के लिए। बहुत क्रूर शासक था आपका औरंगजेब, पता ही है सभी को। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण किया? तो दक्षिण भारत के हैं आपके बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण बताओ। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और दूसरी अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनकी क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। सही बात है ना। अंग्रेजों ने भी यहाँ अपनी कंपनियां खोली, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जिन्होंने भी कंपनियां खोली, क्या था? यहाँ से लाभ कमाना ही तो था उनका काम। तो बस उनकी धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, वही क्या हुई? आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनती गई। अंग्रेजों का वाक्य भी यही था, फूट डालो राज्य करो। अगला क्या है? स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ क्या थे? तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हैं। इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा हुई, साथ साथ इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। स्थायी बंदोबस्त में ये था, चाहे पैदावारी होगी या नहीं होगी, कर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार बताइए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार कौन कौन से? सती प्रथा का अंत किया, ठगी को समाप्त किया, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण और बाल हत्या, मानव जाति की जो बलि होती थी उसको रोक दिया गया, निषेध कर दिया। निषेध का मतलब क्या होता है? रोक देना। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के दोष बताइए। तो गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना और सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार, ये रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष हैं आपके। पहला क्या है? गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना, जो गवर्नर जनरल थे परिषद की दया पर डिपेंड होते थे। और दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार।
नेक्स्ट है आपका लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां बताइए। तो अर्काट की विजय ये इनकी पहली उपलब्धि है और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना। जो भी आए हैं आपके बने हुए हैं गवर्नर जनरल, वो सब उनका काम ही ये था, नई नई नीतियां लेकर आते रहते थे और अपनी कंपनी को धीरे धीरे बढ़ाते रहते थे। ठीक है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग में आपके दोनों सदन आ जाएंगे, साथ साथ राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। तो धात्विक पदार्थ में जितनी धातुएं आपको दिखती हैं सबके नाम लिख दो। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, सब कुछ आपकी क्या है? ये धातुएं हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको पुर्गा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। पुर्गा और ब्लिजार्ड इनको कहते हैं, जो आपकी टुंड्रा प्रदेशों में हवाएं, ये बर्फीली हवाएं चलती हैं उनको। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो ज़मीन पर जो रास्ता बना हुआ होता है उसको स्थल मार्ग कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, स्थलीय है वो। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी अपेक्षा अगर उनके साथ हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है एक तरीके से। ठीक है। अगला है कोयला खनिज। यहाँ पर आप अपने मरुस्थल के बारे में लिख सकते हो। थार मरुस्थल के बारे में, जो आपका भारत में है सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। कोयला खनिज तेल किस प्रकार का खनिज पदार्थ है? तो कोयला जो है वो अधात्विक है। ठीक है। और आपका ये सोना चांदी ये सब धातुओं में आ जाएंगी, धात्विक हो जाएंगी। कार्बन आपको पढ़ाया हुआ है, धातु में आता है, अभी आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कार्बन, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय एरिया जो होता है, जो आपका ये देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे जो एरिया है आपका, कर्क रेखा, मकर रेखा तक चले जाइए, वहाँ तक का जो एरिया रहेगा आपका वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय एरिया, जिसमें काफ़ी वर्षा होती है। यहाँ पर जो ऐसे वन पाए जाते हैं जो क्या रहते हैं? हरे भरे रहेंगे पूरे 12 वर्ष, इसीलिए इनको सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पता है सभी को? नहीं पता है तो नाम याद कर लेना, और उनका नाम जिनको पता है वो कमेंट में लिख करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्लास में कराया था। दोनों के वर्तमान राष्ट्रपति के नाम और प्रथम राष्ट्रपति के नाम कमेंट में सभी लोग लिखिएगा। संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है? तो संसदात्मक प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका कौन होती है? संसद, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका कौन होती है? जो उन कानूनों को लागू करेगी। ठीक है। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें कार्यपालिका को देखना है, लागू करती है वो। इसके बाद कार्यपालिका को नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक पदासीन रहती है। कार्यपालिका कब तक रहेगी? जब तक विधायिका का विश्वास रहेगा। आगे, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है बाबर के पुत्रों के नाम लिखो। तो बाबर के जो पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, ये इनके प्रमुख पुत्र हैं, मतलब जो इनको उन्होंने शासन वगैरह दिए थे, इनके आते भी हैं नाम। और हुमायूं बहुत ज़्यादा आगे भी गए थे। ऐसा होता है ना, सारे पुत्र आगे नहीं निकलते हैं, कुछ निकलते हैं, तो वही है आपके। विश्व में अधिकतर मछली के क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली जो है आपके वो उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण जो कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन से क्षेत्र में? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उनको हम कहते हैं शक्ति के संसाधन। जैसे मतलब देखो, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी, जैसे खाना पकाना है तो उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? कोयले का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ियों का कर सकते हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, और आजकल जो आपकी चल रही है परमाणु ऊर्जा, तो ये सभी क्या है? शक्ति के साधन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं? तो जो 12 सदस्य हैं वो साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सहकारिता, शिक्षा, इन क्षेत्रों से आते हैं। जो इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट खेल वगैरह भी आ जाएगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन जिन्होंने किया होगा वो इसमें आ जाते हैं आपके।
मनोनीत में। अगला है, भारत के प्रथम व वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। वे तब तक अपने पद पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ही अपने पद पर पदासीन रहेंगे। ठीक है, लगभग 5 वर्ष ही रहते हैं हर जगह। अच्छा, राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का रहता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष का रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें ये। प्रधानमंत्री का पूछ ले कोई कार्यकाल तो 5 वर्ष आ जाएगा सीधे सीधे। राजस्व का क्या अर्थ है? तो राजस्व को आप समझ पा रहे होंगे, ये क्या है? सरकार की आय है, राज्य की आय राजस्व बोल सकते हो। पहले ज़माने में राजा हुआ करते थे, तो वहीं से आपका ये संस्कृत भाषा के 2 अक्षर से मिला है, राजन और स्व। राजन मीन्स राजा, स्व मीन्स अपना। राजा का खुद की जो आय होगी ना, स्वयं की आय, यानी कि राजा का धन बोल दो। राजा का आय या राजा का धन राजस्व कहलाता है। और फिलहाल आज के समय में सरकारी आय व व्यय व उससे संबंधित क्रियाएं सब कुछ राजस्व में आ जाएंगी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड में क्या है? डेबिट कार्ड वह कार्ड होता है जिससे आपका एटीएम कार्ड, जितना अकाउंट में पैसा होगा उतना आप निकाल सकते हैं, सिर्फ उतना ही भुगतान होगा उस कार्ड से। क्रेडिट कार्ड ऐसे लोगों को अदा कर दिया जाता है जिनकी साख बहुत ज़्यादा होती है बैंक में। अगर उनके पास उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो उससे भी पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है पर अगर क्रेडिट कार्ड है तो उससे आपको कुछ रुपए उधार मिल जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और जैसे ही आपके अकाउंट में से मान लीजिए आपको 30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, क्रेडिट कार्ड है तो आप बैंक से मतलब जहाँ भी उसको स्वाइप करेंगे आपको 30,000 मिल जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही अकाउंट में पैसा आएगा वैसे ही क्या होगा, आपका जो 30,000 आपने क्रेडिट कार्ड से लिया था वो कट जाएगा। ठीक है, ये तो सामान्य भाषा में रहा। अब इसको यहाँ देख लो, डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक समान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक के द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी होती है। इसके लिए बैंक खाते में रुपए होना आवश्यक नहीं है। क्रेडिट कार्ड में क्या है, पैसा नहीं है फिर भी जारी हो जाएगा। और फिर इसमें ये होता है ना कि पैसा एक तरीके से आप उधार ले रहे हो। ठीक है, जब आएगा तब कट जाएगा। डेबिट में ऐसा नहीं होता है, जितना है उतना ही दिया जाएगा। 10 रुपये अगर पड़े तो 10 ही मिलेंगे, 10,000 पड़े तो 10,000 ही मिलेंगे। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री के 2 कार्य। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भी बहुत सारे काम करते हैं। तो पहला काम तो इनका यही हो जाता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना जो है राष्ट्रपति को प्रदान करता है, ये कार्य यहाँ पर लिखा गया है। विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाना इनका कार्य है। मंत्रिपरिषद के एक नेता हैं, ये बात तो सभी को पता है, तो इसीलिए सभी विभागों की जानकारी रखना, उनकी क्रियाकलापों पर ध्यान देना, ये सारे के सारे इनके कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखो। तो इसके मुझे लगता भी नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी। उच्च न्यायालय क्या है, आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है ना उच्च न्यायालय। तो जनपद न्यायालय में आपको जो भी निर्णय मिलेगा उससे अगर आप असंतुष्ट रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। तब वहाँ पर हाई कोर्ट से आपका फैसला आएगा। तो हाई कोर्ट आपका वही चीज़ें हैं। जब आप निचली, देखो यहाँ निचली अदालत लिखा है, निचली अदालत है क्या, निचली अदालत हमारे जनपद कोर्ट हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहते हैं, इनकी अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला है, सुनामी क्या होती हैं। तो सुनामी का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा 2004 में जो सुनामी आई हुई थी। सुनामी क्या है, समुद्री तट पर जो बहुत ही भयंकर लहरें उठती हैं वही कहलाती हैं सुनामी। और ये बहुत भयंकर नुकसान भी करती हैं। देखो, जान माल का बुरी तरह से नुकसान करती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से भूकंप की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, सेम वैसे ही है। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और बहुत सारा नुकसान कर देती हैं आपका। भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो पड़ोसी देश आपके कुल कितने हैं, 9 रहेंगे। 7 आपके स्थल से, 2 आपके जल से। मालदीव, श्रीलंका जल से संबंधित हैं। और स्थल वाले कौन कौन से हैं, तो नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 7 हो गए ना टोटल। हाँ, बचपन से MBA ट्रिक याद कर लो। बा से बांग्लादेश, CS से जापान, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, से श्रीलंका हो जाएगा, M से म्यांमार और मालदीव हो जाएगा आपका, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक है,
चलो अगला क्या है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ? तो ये प्रचलन मुगल काल में हुआ था, अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने 2 कर कौन कौन से चलाए थे? चौथ और सरदेशमुखी 2 कर इनके द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके डलहौजी। और ये जो अपहरण नीति है इसी को विलय नीति बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं, व्यवगत का सिद्धांत बोलते हैं। ये सब कुछ इसी के ही नाम है। किसने चलाई थी? डलहौजी ने। नेक्स्ट है आपका भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम। तो यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी? ये पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, यही सभी हैं। इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी इनका क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो ये है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। काफ़ी सारे राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, जैसे पंजाब वगैरह हो गया, हिमाचल हो गया। ठीक है। और वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ। तो ये क्या है? पहला तो अप्रत्यक्ष लाभ यही है कि ये जो भूमि कटाव होता है इसको कम करते हैं। जो जड़ें होती हैं ना वो भूमि या मिट्टी को, तो मिट्टी का बोल सकते हैं मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। और दूसरा वायु प्रदूषण को कम करते हैं। ये अप्रत्यक्ष लाभ है, ये हमको दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? ये हमें औषधियाँ वगैरह प्राप्त हो रही है, सब कुछ हमें मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पानी पिया था, उसके बाद खाना खाया था। 26 के बाद 27 में खानवा का युद्ध हुआ है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? ये पूछा गया था, रायगढ़ में हुआ है। यहाँ पर मैंने ईयर भी लिख दी ताकि आपको ये भी याद रहे कि कब हुआ। तो कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में ये आपका हुआ है राज्याभिषेक। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कौन से मुगल शासक थे? तो ये आपके थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, व्यापारिक इनकी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, आपसी प्रतिस्पर्धा, और साथ साथ इनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो दोनों में ही लड़ाई झगड़े यानी कि शत्रुता का भाव जो है वो बढ़ने लगा था। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के MS स्वामीनाथन। और ये जो यहाँ पर आंसर में लिखा है नॉर्मन बोरलॉग, ये भारत में नहीं, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। तभी किसी ने शायद कमेंट में आंसर में मैंने जब पूछा था तो ये नॉर्मन बोरलॉग का नाम लिख दिया था, ये नहीं है। ये विश्व हरित क्रांति के जनक हैं और भारत के हैं MS स्वामीनाथन। मैंने आपको साइंस में इनका नाम दोनों का ही लिखाया हुआ है। अगला है, स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए। तो स्थल मार्ग यानी कि स्थल पर चलने वाले 2 साधन। तो स्थल पर कौन कौन चल सकते हैं? आपकी रेलगाड़ी हो गई और सड़क चलेगा। ठीक है। तो रेल और सड़क ये साधन हो जाएंगे आपके, या फिर बस वगैरह साधन के नाम लिखने तो बस लिख सकते हैं, ट्रक लिख सकते हैं, यही साधन हो जाएंगे। अगला है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूर्य से सीधे सीधे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। और सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। मजबूती के आधार पर लौह धातु कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी मजबूती के आधार पर 4 प्रकार की है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगर आपसे लौह अयस्क के प्रकार पूछ लिए जाए तो यही आपके लौह अयस्क के प्रकार भी हैं। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत का जितना क्षेत्र है ना उसका लगभग दुगना एरिया कवर करता है आपका सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को बेचना कहलाता है निर्यात, और दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाना अपने देश में वो कहलाता है आयात। समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बनाती है? तो इस पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। बाकी राज्य सूची पर राज्य बनाएगी, संघ सूची पर संघ यानी कि केंद्र बनाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए और इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, और प्रति 2 वर्ष बाद यानी कि 2 साल बाद, हर 2 साल बाद आपके 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी हुई है? तो भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 लोगों से मिलकर के बनी है, यानी कि संसद के जो 2 सदन हैं वो प्लस आपके राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 से 1956 में ये हुई थी आपकी, 5 साल तक चली थी। याद रखना ये 8 दिसंबर को प्रारंभ हुई है, कहीं कहीं आपको 1 अप्रैल भी मिल रहा है देखने में। ठीक है, 1 अप्रैल, कहीं पर 8 दिसंबर। तो आप
कोशिश करना ईयर लिखो अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है। वैसे आपकी जो करेक्ट रहेगी वो 8 दिसंबर रहेगी। ठीक, चलिए तो आपके सारे के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है एसएसटी की। और बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे मैं प्रयास करूँगी आज और कल मैं आपकी सारी की सारी सीरीज़ ख़त्म करा दूँ, ताकि जिन बच्चों की ये शिकायत है कि मैम आप लोगों ने सीरीज़ नहीं कराई है, या सीरीज़ में आप लोग मतलब काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कहना है कि आप करेक्ट करा देती हैं, क्यों ऐसा है आंसर वो भी बता देती हैं, इसलिए काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है हमें। तो कोशिश करो कि सीरीज़ कंप्लीट करा दो, तो इसलिए मैं सीरीज़ आपकी आज और कल में ख़त्म करा दूँगी। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि क्लास नहीं हो पा रही थी, पर अब क्लास रहेगी समय से बस। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर।